देखिए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद में सबसे कुछ शब्द हैं जिनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक तो समीकरण क्या होता है। समीकरण होता है जिसमें अचर और चर दोनों ही प्रकार की राशियां लिखी होती हैं, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या ax प्लस b, ये हमारे को समीकरण कहलाते हैं, जिसमें कि चर राशि भी होती है। अब इसमें दो शब्द आए चर। चर राशि कौन कौन सी होती हैं? चर राशियां होती हैं यहाँ पर जो काम में आती हैं वो अधिकतर, जैसे कि x, y और z etc। ठीक है, और अचर राशियां होती हैं जैसे कि एक गिनती वाली आ जाती हैं अधिकतर, 1 2 3 है ना, ये वाली या पाई ई वगैरह, ये सब अचर राशियां कहलाती हैं। अब इसमें दो शब्द आया कि समीकरण के साथ साथ में कि बहुपद। पद में पद क्या होता है? समीकरण में पद होते हैं, जैसे कि एक समीकरण लिखा है ax, दूसरा लिखा है ax प्लस b, तीसरा लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर आप ये देखो कि अगर संक्रिया एक प्रयोग की गई है तो दो पद, और दो प्रयोग किए गए हैं तो दो पद हो गए, तीन पद हो गए, और एक भी नहीं किया गया है तो वो एक पदीय समीकरण कहलाता है। यहाँ ये एक पद समीकरण है, एक पदीय। ठीक है, ये कहलाता है द्विपदीय। ठीक है, और ये तीसरा हो गया त्रिपदीय समीकरण, ये तीन पदीय हो गया। अब इसमें आता है घात, एक शब्द आता है घात। घात होती है जैसे कि चर राशि पर उच्चतम संख्या, चर राशि पर उच्चतम संख्या, उच्चतम संख्या यानी घात के रूप में, चर राशि में घात पर। अब जैसे कि ये समीकरण है हमारे पास में पहला, ax में x पर उच्चतम घात कितनी है? उच्चतम घात 1 है। ठीक है, या जैसे कहीं आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हो तो इसमें x पर कितनी उच्चतम घात है? उच्चतम घात 2 है। अगर कहीं समीकरण ax क्यूब प्लस c लिखा हो तो इसमें x पर उच्चतम घात कितनी हुई? उच्चतम घात होगी इसमें 3। यानी x के ऊपर, समीकरण में x के ऊपर बड़ी से बड़ी संख्या, हालांकि इसमें है मौजूद x लेकिन एक है, छोटी है, बड़ी है ये नहीं, तो ये द्विघातीय कहलाती है, ये त्रिघातीय कहलाती है। तो यानी यहाँ हम इस समीकरण को कहेंगे एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। तो ये जो समीकरण है हमारा, ये एक घातीय कहलाया। क्या कहलाया? एक घातीय समीकरण। ठीक है, ये समीकरण कौन सा कहलाएगा? द्विघातीय, द्विघातीय। और ये कहलाएगा समीकरण त्रिघातीय। ठीक है, ये पहचान होनी चाहिए। तो द्विघातीय समीकरण, ये इसे हम दो घात का समीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये द्विघात समीकरण कहलाया, क्योंकि x पर उच्चतम घात कितनी है? 2, इसलिए द्विघात कहलाया। अब आता है अपने पास में कि शून्यक एवं गुणांक, है ना। तो पहले आप गुणांक समझ लो कि गुणांक क्या होता है। गुणांक होता है चर राशि के साथ में जो संख्या अचर लिखी होती है उसे हम गुणांक बोलते हैं। अब यहाँ जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, एक्स का गुणांक कौन है? b, और अचर पद कौन है? c। ठीक है, अचर पद है। अब जैसे कोई एक समीकरण लिखा हो आपके पास में कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हुआ? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया a, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे लिखी हुई संख्या। x का गुणांक कौन है? 4, अचर पद कौन है? 3। अब मैं चिन्ह सहित लिखना होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको गुणांक के बारे में बता रखी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि गुणांक के अलावा शून्यक, है ना। शून्यक जिसे अपन मूल भी बोलते हैं, शून्यक, शून्यक का दूसरा नाम होता है मूल, यानी रूट्स, अंग्रेजी में बोलते हैं रूट्स। ठीक है, यानी इसके मान क्या क्या होंगे। अब जैसे कि एक समीकरण लिखा हो कि साहब ax प्लस b बराबर 0। अब इसमें x का क्या मान होगा? x का मान होगा ax बराबर, पहले माइनस b उधर ले जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, और फिर x बराबर माइनस b बटा a। तो इस तरह से जो x का मान आया,
एक्स के जो मान आते हैं, एक घातीय समीकरण में एक मान आएगा, द्विघाती में 2 मान आएंगे, त्रिघाती में 3 मान आएंगे, तो एक ही हुआ ना, तो ये एक शून्यक कहलाया। क्या कहलाया ये? एक शून्यक। ऐसे ही समीकरण अगर मान लो कि अपने पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा हो, तो इसके कितने मूल होंगे? 2। क्यों होंगे? आपने पढ़ा है ये कि मानक सूत्रों से, यहां हम लिख लेते हैं मानक सूत्र, इसकी सहायता से x का मान ऐसे निकाला जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देख कर बताओ, एक प्लस चिन्ह है एक माइनस चिन्ह है, तो कितने मूल हुए? प्लस लेंगे तब तो वो अल्फा कहलाया, और माइनस लेंगे तब वो बीटा कहलाया। तो इस तरह से माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और माइनस लेने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ये इस प्रकार दो मूल हो गए, दो मान हो गए ना। यहाँ x का एक ही मान था, यहाँ x के कितने मान हो गए? 2 मान हो गए, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी बीच के चिन्ह के अनुसार 2 मान हो गए। तो ऐसे ही त्रिघात में मूल कितने होंगे? 3। ठीक है। अब आएगा समीकरण के गुणांक और शून्यक के बीच में संबंध, है ना। यहां पर ये नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, कि समीकरण के मूल यानी जिसे शून्यक कह लो, शून्यक एवं गुणांकों के मध्य संबंध, एवं गुणांकों के मध्य संबंध द्विघात समीकरण में। ये जो समीकरण है ना, इसमें शून्यक एवं गुणांक के बीच में संबंध। अब मैंने आपको बता दिया गुणांक तो ये रहे एबीसी, शून्यक बता दिए मैंने अल्फा बीटा। तो यहाँ नियमानुसार शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, उसका मान होता है माइनस बी बटा ए, सदैव अल्फा बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और शून्यकों का जो गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा, वो कहलाता है प्लस में सी अपॉन ए। ठीक है। जो चिन्ह जैसा एबीसी में दे रखा होगा उसको वैसा ही यहाँ प्रयोग करना होगा। ये तो माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है, लेकिन अगर सी माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कि भाई एग्जाम्पल से कैसे आएगा समझ में कि ये संबंध क्या है। देखिए, एक समीकरण मैं लिख लेता हूं, यहाँ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कि x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ मुझे पहले तो ये बताओ कि मूल कैसे निकालेंगे। मूल निकालने के लिए समीकरण को हल करना होगा। हम बीच की संख्या 2 के यानी 1 और 8 का गुणनफल होता है -8, इन दोनों का गुणा। मध्य की संख्या के 2 खंड ऐसे बताओ जिनका गुणा करने पर -8 आए, माइनस का 4x और प्लस का 2x। भाई -4 को +2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? -8, और इस -4 में से 2 प्लस कम करूंगा तो क्या बचेगा? -2। अब 4 संख्याएं होगी, 4 में होगी 2 का जोड़ा बना लो। प्रथम जोड़े में से उभयनिष्ठ आएगा x, तो एक x इसमें से बच जाएगा -4। दूसरी संख्या में से 2 कॉमन आ जाएगा तो x -4। इस तरह से यहाँ हमारे पास समीकरण सरल करने पर मान आया x -4 और x + 2। अब जब x -4 अगर 0 है जब, तो x का मान कितना आया? 4, यानी एक मूल अल्फा के नाम पर तो हो गया 4। जब दूसरी बार में x + 2 अगर 0 है यानी दूसरा गुणनखंड, तो x का मान हुआ -2, अर्थात दूसरा मूल जो बीटा है वह कहलाया -2। यही तो है ना। अब आपने ये तो निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, है ना। और एक इसके गुणांक बताओ। गुणांक क्या हुए? गुणांक हो गए यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। देखो आप इस समीकरण की इससे तुलना कराने पर, इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना कराने पर a बराबर कितना हुआ? 1, b बराबर कितना हुआ? -2, c बराबर कितना हुआ? -8। अब संबंध की जांच करो कि भाई आपने अल्फा बीटा निकाल लिया और एबीसी निकाल लिया, क्या ये प्रतिबंध सही है और ये भी सही है? हाँ, कैसे सही है देखिए। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा, पहले हम उनको जोड़ते हैं। 4 में -2 जोड़ा तो कितना आ गया? 2 आ गया ना। ठीक है। तथा दूसरा देखो
माइनस बी बटा ए, इनके बीच में देखना माइनस लगाकर बी का मान खुद कैसा है, खुद माइनस का है, खुद माइनस का है बी का मान, तो माइनस लगा दिया, ये चिन्ह तो माइनस सूत्र का है, तो प्लस 2 आया, 2 में 1 का भाग 2 ही बार जाएगा, तो इस तरह से माइनस बी बटा ए का जो मान आया वही मान अल्फा प्लस बीटा का है, तो इसका मतलब योग संबंध सत्य है। फिर दूसरा देखो अल्फा इंटू बीटा, इनको गुणा करके देखते हैं, 4 को माइनस 2 से गुणा किया तो कितना आया -8, और गुणा का प्रतिबंध कहता है सी बटा ए, तो सी अपॉन ए बराबर कितना होगा, सी का मान कितना है यहाँ पर -8 और ए का कितना है 1, तो ये कितना आ गया -8, तो यानी सी अपॉन ए बराबर आया -8, सी अपॉन ए -8 आया और अल्फा बीटा कितना आ गया, वो भी -8 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी बराबर हैं, तो दूसरा प्रतिबंध भी सत्य हुआ। तो ये इस तरह के सवाल आपको प्रश्नावली में दे रखे हैं बुक में, तो आप इस तरह के सवालों के सबसे पहले तो गुणनखंड कर लेना, गुणनखंड करोगे तो 2 मूल आएंगे द्विघात समीकरणों के, उनके 2 मूल आएंगे, 2 मूल आने के बाद में फिर आप इसके गुणांक भी लिख लो, गुणांक लिखने के बाद में आप यह जांचो कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा और गुणांकों का मतलब बटे परिमेयकरण सी अपॉन ए और बी अपॉन ए, क्या ये मान इसके बराबर है, तो ये प्रतिबंध सत्य हुआ, और सी अपॉन ए वाला मान अल्फा बीटा के बराबर हुआ तो ये प्रतिबंध भी सत्य हुआ। तो इस तरह से ये शून्य और गुणांकों के बीच का संबंध है जिसे कि अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न किताब में भी दे रखे हैं, आप उन्हें हल करना, नहीं आता है तो पूछ लेना, नेक्स्ट कल बताएंगे। ओके।